नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बंगाल के चुनावी दंगल में जहां एक तरफ बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर होती नजर आई और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार चुनावी रण से अब तक के लिए दूर थी, तो वहीं आज बंगाल के चुनावी रण में उतर आए हैं राहुल गांधी, जिसके चलते राहुल गांधी ने माचीगढ़ा, नक्सलबाड़ी और दिनाजपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। आखिर ये देरी की वजह क्या है? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एक तरह से बंगाल में लगभग आधे चुनाव खत्म हो गए हैं और राज्य में चुनावी अभियान समाप्त होने में महज एक पखवाड़ा बचा है। ऐसे में जहां बीजेपी ने बंगाल की चुनावी जंग को फतेह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को पहली बार बंगाल के चुनावी रण में उतरे हैं। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने खुद को अभी तक बंगाल से दूर रखा है। राहुल ने चुनावी अभियान में ज्यादातर वक्त दक्षिण भारत के राज्य केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में गुजारा है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन रैलियां असम में की थी। ऐसे ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना पूरा फोकस असम के चुनाव प्रचार में लगा रखा था और आखिर में केरल में उतरकर प्रचार करती नजर आईं। पश्चिम बंगाल में अभी 4 चरणों के चुनाव होने बाकी है। राहुल गांधी इन 4 चरणों में चुनावी रैली करेंगे। हालांकि कांग्रेस के दूसरे नेताओं पर राहुल गांधी की रैली न करने पर अपनी अलग विचार और सोच है। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में अगर ज्यादा से ज्यादा चुनावी रैली करती तो एंटी भाजपा वोट पर असर पड़ता और टीएमसी को नुकसान होता। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पश्चिम बंगाल में कोई चुनावी रैली नहीं की। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर रखा है क्योंकि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए थे। दरअसल बंगाल में मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में अगले कुछ चरणों में चुनाव होने हैं, जहां मुस्लिम मतदाता काफी अहम भूमिका है और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का यहाँ खासा प्रभाव है। कांग्रेस को 2016 के विधानसभा चुनाव में जो 44 सीटें मिली थी, उनमें ज्यादातर सीटें उत्तर बंगाल की थी। मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर जैसे इलाकों में पिछली बार की तरह नतीजे दोहराने के लिए कांग्रेस को राहुल गांधी के प्रचार अभियान की दरकार है। इन इलाकों में कांग्रेस ने अच्छे खासे मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार रखा है। बंगाल की कांग्रेस इकाई की ओर से राहुल गांधी की टीम को राज्य में कम से कम आधा दर्जन रैलियां करने का प्लान भेजा गया है। एक अहम सवाल है कि कांग्रेस बंगाल में 92 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। ऐसे में राहुल गांधी आधे चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल के रण में उतरकर कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे, क्योंकि इस बार जिस तरह से ममता और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, कांग्रेस लेफ्ट इस लड़ाई में कहीं नजर नहीं आ रही है। ऐसे में राहुल कांग्रेस की नैया कैसे पार लगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी के साथ कुछ बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो आर्या न्यूज पूछ रहा है ये 4 बड़े सवाल। बता दें, 4 चरणों के बाद राहुल गांधी को क्यों याद आया बंगाल? राहुल का सबसे बड़ा सवाल जो है इस वक्त की कांग्रेस को देखते हुए बन रहा है, जहां पे राहुल अब जो है कांग्रेस की नैया पार करने के लिए बंगाल के रण में उतर आए हैं। दूसरा बड़ा सवाल बनता है जहां पर राहुल अब कांग्रेस के उतरने से, राहुल गांधी के उतरने से कांग्रेस की नैया क्या पार हो पाएगी? तीसरा बड़ा सवाल बनता है कि बंगाल में क्या है कांग्रेस की स्थिति? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का यही बन रहा है, जहां पर बंगाल में इस वक्त जहां एक तरफ टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर होती रही हैं, तो वहीं कांग्रेस जो अब तक नदारद थी, आज राहुल गांधी को होश आया और आज वो बंगाल के चुनावी रण में उतर आए हैं। बनी हुई है, इसको देखते हुए। और वहीं इस मुद्दे पर आज चर्चा के लिए लखपत सिंह कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही ब्रिजेश नंदन जी जो कि बीजेपी नेता हैं। ये दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। जी नमस्कार जी लखपत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी कि बंगाली चुनाव जो है, बंगाल के चुनाव का दंगल लगभग आधा चरण जो है पूरे हो चुके हैं और अब जाकर कांग्रेस ने दखल देना जरूरी समझा। राहुल गांधी बंगाल में आज जाकर रैली करने के लिए आए, जबकि 4 चरणों के चुनाव पहले ही हो चुके हैं। क्या कहेंगे इस पर?
जी पल्लवी जी, देखिए, बंगाल के अलावा असम और अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे थे। राहुल गांधी जी उन क्षेत्रों में ज्यादा प्रचार कर रहे थे जहां हमारी पार्टी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ी, ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। बंगाल के अंदर हम 2016-17 के चुनावों में आप जानते हैं कि नंबर 2 की पार्टी थी। आज भी हम वहाँ पे निश्चित रूप से मीडिया चाहे भाजपा को दिखाए चाहे टीएमसी को दिखाए, लेकिन कांग्रेस वहाँ पे अच्छी स्थिति में रहेगी। कांग्रेस प्रचार कर रही है। माननीय राहुल गांधी जी जिन क्षेत्रों में वहाँ के स्थानीय लीडरों को, स्थानीय नेताओं को जो जरूरत है, जहाँ कांग्रेस अपने हिस्से की जो 92 सीटें जिन क्षेत्रों में लड़े, उन क्षेत्रों में अब चुनाव है। 4 चरण के बाद आप जानते हैं उन क्षेत्रों में चुनाव अब है। पर इसलिए लखपत पार्टी जी, के क्या हित में इससे पहले चुनाव नहीं थे? इससे पहले कांग्रेस कहाँ थी? बीजेपी और टीएमसी ने लगातार जो है पूरा दमखम झोंक दिया है, लेकिन कांग्रेस नदारद दिखी। प्रियंका गांधी वाड्रा भी पूरी तरह से नदारद दिखी, जबकि आसाम में खुद वो पत्तियां चुगती हुई नजर आई थी। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? जी कांग्रेस आप कहाँ नाराज है? कांग्रेस लगातार वहाँ पे चुनाव लड़े। आप अधीर रंजन चौधरी जी हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो वहाँ पे पूरी कमान देख रहे हैं। उसके अलावा स्थानीय नेता जितनी जरूरत होती है वो पार्टी निश्चित रूप से वहाँ पे वो काम करे। आज केंद्रीय नेतृत्व ने जो समझा है, वहाँ स्थानीय नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व जहाँ कांग्रेस चुनाव लड़े, जिन सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़े, वहाँ केवल कांग्रेस सारी सीटों पे तो 292 सीटों में तो कांग्रेस चुनाव लड़ नहीं रही। वहाँ पर जितने सीटों पे जिस क्षेत्र में कांग्रेस चुनाव लड़े, वहाँ माननीय राहुल गांधी जी भी जाएंगे, माननीय प्रियंका जी भी जाएंगे और वो चुनाव प्रचार करेंगे पार्टी के लिए और कर रहे हैं। उसमें कहीं कोई इस तरह की बातें नहीं। दूसरी बात, बंगाल में प्रचार क्यों नहीं किया गया लखपत जी? बंगाल में चुनाव प्रचार क्यों नहीं किया कांग्रेस की तरफ से? ब्रिजेश नंदन जी, आपकी ओर रुख करूंगी। क्या मानते हैं आप, जिस तरह से कांग्रेस अभी तक नदारद थी, पहले की 4 चरण में बिल्कुल नजर नहीं आई, तो कहीं ना कहीं क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस अभी तक समझ रही थी कि कोई चांस ही नहीं है, लेकिन अब अचानक से कांग्रेस को याद आया है कि हाँ, अब मुर्शिदाबाद, मालदा और यहाँ पर भी चुनाव होने हैं, 5वें चरण के चुनाव होने वाले हैं, तो अब हमें दखल देने की जरूरत है, प्रचार करने की जरूरत है? ब्रिजेश जी। देखिए, धन्यवाद पल्लवी जी। कांग्रेस जो है वो अब ये चाह रही है कि लोग उसे भूल जाएं। इसलिए राहुल गांधी जी अब 4 चरणों के बाद में मैदान में उतरे हैं। तो इसके लिए राहुल जी को और ये हमारे जो कांग्रेस के मित्र बैठे हुए हैं, इनको बधाई के मैदान में उतारा राहुल जी को। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ पल्लवी जी, गोल पोखर में राहुल गांधी जी ने कहा था कि मेरे इतिहास में हमने कभी एनडीए से अलायंस नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी और जो उसके समर्थक दल हैं जी, ना ममता दीदी ने अलायंस किया। तो ये मेरे जो मित्र बैठे हैं ये भी जानते हैं कि 1999 में जब एनडीए की सरकार बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय ममता दीदी रेल मंत्री बनी थी। तो इनके नेता जो हैं हमारे जो राहुल गांधी हैं, भगवान जाने इनकी स्पीच कौन लिखता है, हास्यास्पद स्पीच लिखते हैं इनकी। अब 1999 में एनडीए के हिस्सा रह चुकी हैं ममता दीदी और ये कह रहे हैं कि ममता दीदी टीएमसी अलायंस, एनडीए का अलायंस कभी नहीं रही। तो ये हास्यास्पद है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि बंगाल में आग लग जाएगी जी। अरे भैया, बंगाल में आग कैसे लग जाएगी? बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं वो सत्ता परिवर्तन के लिए चुनाव हो रहे हैं, विचार परिवर्तन के लिए चुनाव हो रहे हैं। आग लगाने के लिए तो चुनाव नहीं हो रहा है। चाहे टीएमसी हो या जी, कांग्रेस आपके पास हो अभी या लौटेंगे। मैं लखपत जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि लखपत जी, आपसे माफी चाहूंगी, एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से केरल की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी लेफ्ट के विरोध में नजर आए, लेकिन बंगाल में कहीं ना कहीं लेफ्ट के साथ ही गठजोड़ करके वो चुनाव में उतरे हैं। तो क्या अपनी इसी छवि के जो डर है, छवि बदलने की वजह से, क्या इसी डर की वजह से अभी तक उन्होंने किनारा किया हुआ था प्रचार से? देखिए पल्लवी जी, आप एक चीज समझ लीजिए, जब विधानसभा की चुनाव होता है तो क्षेत्रीय नेतृत्व जो हमारे क्षेत्रीय नेता होते हैं उनके अलावा जो वहाँ की स्थितियां, उस हिसाब से कांग्रेस चुनाव लड़ती है, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है। हमें जहाँ पे लगा कि हम प्रत्येक सीट पे मजबूत है, हम अपनी सरकार बना सकते हैं, अपने दल बूते चुनाव लड़ सकते हैं, वहाँ पे पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है। अगर उत्तराखंड में चुनाव की बात होगी तो निश्चित रूप से हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, यहाँ पे किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव होते तो वहाँ पार्टी सोच सकती है, कोई मजबूत गठबंधन पार्टी को मिलेगा तो पार्टी सोच सकती है। इसमें कहीं कोई दोहराई वाली बात नहीं रही। राजनीति में हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं, मैं आपसे एक चीज कह रहे हैं मान्यवर, आप 9 फिलियर को लखपत जी, कांग्रेस के पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी, उनका खुद का ये स्टेटमेंट आया है कि अगर बंगाल में कांग्रेस अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ती तो ज्यादा सीटें जीत सकती थी। इस पर क्या कहेंगे? आपकी खुद की पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। जी निश्चित रूप से पार्टी के, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि उनके जो
हमारे बहुत ही सम्मानित नेता रहे हैं और उनके पापा जो चुनाव कांग्रेस के बहुत मजबूत स्तंभ रहे हैं, उनके नेतृत्व में कई बार चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी किस स्थिति में रही है ये कहने और स्टेटमेंट देना और पार्टी के धरातल पर काम करने की चीजें देखी जाती है। यदि कांग्रेस को लगता है कि बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ करके और सत्ता में आ सकते, इस तरह के जो देशद्रोही ताकतें उनको रोका जा सकता है, तो कांग्रेस अकेले लड़ती। लेकिन कांग्रेस को लगा कि यहाँ पे गठबंधन की जरूरत है, कांग्रेस गठबंधन के साथ गई। स्थानीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श के बाद पार्टी ने निर्णय लिया है। मैं आपसे एक बात पुनः कह सकता हूँ, आपने माननीय राहुल गांधी जी की जिन बातों पे कहा, मैं आपसे कह सकता हूँ कि जिन 92 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है उनमें चौथे चरण के बाद चुनाव होने हैं। राहुल गांधी जी अपनी पार्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, उनकी मांग पे चुनाव प्रचार में जाएंगे, उनका कार्यक्रम बना है, वो चुनाव लड़ेंगे। आप देखिए लगातार असम के अंदर, जिस तरह से केरल, असम के अंदर लगातार जी, वही मेरा सवाल है कि क्या लगता है कांग्रेस को, क्या इससे पहले कांग्रेस का कोई चांस ही नहीं था जीतने का, इसलिए जब आधी लड़ाई खत्म हो चुकी है तब जाके कांग्रेस उतरी है? ब्रिजेश नंदन जी, आपके पास वापस आएंगे अभी। जी पल्लवी जी, इस चीज को समझने की जरूरत है। मैं आपसे पुनः कह चुका हूँ कि कांग्रेस केवल 1/3 सीटों पे वहां पे चुनाव लड़ रही है जी। 2/3 सीटों पे गठबंधन को सीटें दी गई है, गठबंधन के अपनी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से चुनाव लड़े। लेकिन जो हमारी पार्टी के हिस्से में 1/3 सीट आई है उस पे माननीय राहुल गांधी प्रचार करे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस किसी सीट पे कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन चुनाव नहीं लड़ा, गठबंधन अपने हिसाब से चुनाव लड़ा और पार्टी, हमारे पार्टी की जितनी भी सीटें, मैं आपसे पुनः कह सकता हूँ कि 2017 में जो हमारे पास 17-18 में जो हमारे पास 44 सीटें थी, वो निश्चित रूप से बढ़कर के समय आप जिस तरह से बातें घुमा रहे हैं, लग रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है, इसीलिए उसे गठबंधन की जरूरत पड़ गई। ब्रजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस ने अब प्रत्याशियों की जो है सूची जारी करी है और 7 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, उसके साथ ही उत्तरी जो बंगाल है उसमें क्योंकि अब चुनाव शुरू होने वाले हैं और वहां पर सबसे ज्यादा अगर जो गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, तो माना जाता है ये जो 2 जगह सिलीगुड़ी की अगर बात की जाए और दीजानपुर की अगर बात की जाए, तो क्या लगता है बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होने वाली है? देखिए पल्लवी जी, गढ़ कभी रहा होगा जी, लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो किसी का भी गढ़ नहीं है। मतदाता की उसकी जो दृष्टि है और उसकी जो सोच है उसे कोई पकड़ नहीं सकता। जो साइलेंट वोटर है ना जी, वो डिसाइड करेगा कि चुनाव को हमें किसे जिताना है। बंगाल में ये हो रहा है कि जो मतदाता है वो कह कुछ रहा है और वोट कहीं डाल रहा है, तो उसकी जो नब्ज है वो 2 तारीख को हाथ में आएगी कि कौन पार्टी सत्ता में आएगी जी। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो अब 4 चरण तो निकल ही चुके हैं, 4 चरण बचे हैं, तो ये इसलिए आए हैं कि अवशेष हम रहेंगे। लेकिन ब्रजेश जी, उत्तरी बंगाल की अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोटर, ब्रजेश जी, उत्तरी बंगाल की अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोटर्स जो हैं काफी हैं वहां पर, उनकी जो फीसदी है, प्रतिशत है, वो काफी ज्यादा है। दूसरी चीज, कांग्रेस की जो लिस्ट जारी हुई है कैंडिडेट्स की, उसमें भी मुस्लिम जो कैंडिडेट्स है उनकी जो मात्रा है वो ज्यादा है। तो क्या लगता है कांग्रेस के लिए फायदा हो सकता है यहाँ पर? देखिए, कांग्रेस के लिए मुस्लिम मतदाता पहले से वोट बैंक रहा है, लेकिन अब वो मुस्लिम मतदाता जागरूक हो गया है। वो जान गया है कि हमारी और हमारे समाज की भलाई किस पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस ने 56 साल तक उल्लू बनाया है मुस्लिम समाज को, लेकिन अब मुस्लिम समाज जागरूक हो गया है। वो जान गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है भारतवर्ष में जो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास लेकर चलती है। तो कांग्रेस तो मुश्किल से 10 की 2.5 पार कर ले तो बहुत है जी। चलिए ब्रजेश जी, आपके पास लौटेंगे अभी। लखपत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज राहुल गांधी की जो रैली थी उसमें वो लगातार टीएमसी और बीजेपी को जो है गुंडा सरकार और इस तरह की जो बातें करते नजर आए, लेकिन अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई। क्या उन्हें पता भी है सिलीगुड़ी में अहम मुद्दे लोगों के आखिर है क्या? और अगर मैं बात करूं मालदा वगैरह की, तो मालदा में क्या कुछ स्थिति इस वक्त चल रही है, किसानों की स्थिति क्या चल रही है वहां पर? देखिए, आप क्या चाहते हैं, राहुल गांधी चुनाव प्रचार करे, प्रधानमंत्री की नाकामियों को न गिनाए, ममता बनर्जी की नाकामियों को न गिनाए, जो सरकारों ने कमियां की उसको गिनाने का काम क्या विपक्ष नहीं करेगा? विपक्ष क्या जो सरकार में बैठे हैं और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके हिसाब से भाषण देंगे राहुल गांधी जी। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा ये कह रहे सबका साथ सबका विकास। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको तो अपने मंत्रियों का विश्वास नहीं है, अपने विधायकों का विश्वास नहीं है। आपका अपने विधायक का विकास कर रहे, केवल आप अपने मंत्रियों का विकास करें, केवल देश के लोगों की तो आप ठगने का काम करें, लोगों की रोजगार छीनने का काम करें, लोगों को आपने जिस तरह से आर्थिक तंगी में ले जाने का काम कर दिया। देश 47
सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी लखपत की जी, ओर चली क्योंकि गई है। आपने मंत्रियों के सारे के सारे विश्वास की PSU बात बेचे की जाने है, का काम किया लखपत जा जी, रहा है। क्योंकि आपने मंत्रियों के सुनिए विश्वास की बात की है, G23 तो आपको याद ही होगा, जी याद है ना? कांग्रेस की मैं जी पार्टी मैं के नेता है ना वो। जी 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 उस आप पर जो क्या नाम कहेंगे? थे मैं उन्हें पूछना चाहता हूँ, उनमें से कौन सा नेता ऐसा जो लोकसभा जनता के द्वारा जीत के गई है? आज इस तरह के आरोप लगाना, जब पार्टी चाहते हैं कि जनाधारी लोग जो जमीन में काम करते कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं, माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छा किया है कि जो लोग वास्तव में धरातल पे काम करते हैं उन लोगों को तवज्जो दीजिए, पार्टी उसी से मजबूत होगी। जो गलतियां पार्टी ने की, पार्टी उससे सबक ले रही है। और इन लोगों को जो यथाकथित आप G20, 23 जो भी कहिए आप, मैं ये कह सकता हूँ इन लोगों का एक का नाम बताएं जो लोकसभा जीत के गए हों। ये चीज आप धरातल पे जो कार्यकर्ता काम करा उनको देखिए, स्टेटमेंट देने के लिए अपने आप को चर्चा में रखने के लिए कोई भी बयान दे सकता है। और पार्टी ने इन लोगों को क्या नहीं दिया है? पार्टी ने इन लोगों के लिए, जब पार्टी अच्छे सब स्थिति में थी तब इन लोगों से पार्टी ने क्या, लेकिन जिस तरह की बातें करना चाह रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पार्टियां, कांग्रेस कई बार टूटी है, कई बार बनी है, कांग्रेस पे कोई असर नहीं पड़ता। कांग्रेस एक विचारधारा है। लोग निश्चित रूप से पिछले 7-8 सालों में लोगों ने परिवर्तन देखना चाह रहे थे, लोग नई सरकार को देखना चाह रहे थे। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस देश की महान जनता को आज लग रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री सारे के सारे PSU बेचने का काम करे, सारे के सारे नौजवान जो इन्होंने जुमलेबाजी करके लोगों को ठगने का काम किया, लोगों की आंखें खुल चुकी है। मैं आपसे पुनः कह सकता हूँ, बंगाल के अंदर लखपत जी, भाजपा कहीं कितने ना भी कहीं जोर आप लगाए, भी भाजपा जुमलेबाजी वाली सरकार की बात कर रहे हैं। ब्रजेश जी, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, लखपत जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। जुमलेबाजी तो राहुल गांधी जी करते हैं, कांग्रेस करती आई है अभी तक 56 वर्षों से। भाजपा ने अपने एजेंडे में जितने मुद्दे लिए थे वो ज्यादातर पूरे किए हैं। जो मैनिफेस्टो था 2019 का वो पूरा किया है। रही बात बंगाल के चुनाव की, तो बंगाल के चुनाव में जो मैनिफेस्टो हमारा बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, 2 करोड़ लोगों से पूछा गया है। हर विधानसभा के अगर बात की जाए मैनिफेस्टो की, जहां तक बात है ब्रजेश जी, एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि अगर उत्तरी जो बंगाल की बात की जाए तो वहां पर सिल्क, मालदा की अगर बात ले लें तो सिल्क और आम सबसे मुख्य तौर पर व्यापार उसका वहीं पर होता है, आयात निर्यात भी होता है। लेकिन जिस तरह से एक ही महीने में 13 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, तो क्या लगता है उसका प्रभाव जिस तरह से सीधे तौर पर आम जनता के ऊपर पड़ा, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा बीजेपी के लिए वहां पर? देखिए, नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा। 2013 में जो पेट्रोल के दाम बढ़े थे उतना तो दाम नहीं बढ़ा है। 2013 से लेकर 2021 तक महंगाई देख लीजिए आप कितने % बढ़ी है। उस हिसाब से लगा लेंगे तो तेल 120 रुपए होना चाहिए था जी। तो जो जनता है ना भारत की, वो जान रही है कि तेल की जो बढ़त हुई है, जो कीमत उसकी जो हाई हुई है, वो इसलिए हुई है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम ही रही है कच्चे तेल के आने में या रिफाइनरी के उसमें। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे समय रहते ठीक की जाएंगी। एक साथ तो समय मांगा है आपने। लखपत जी, आपकी राय जानना चाहूंगी, कितना सहमत है आप इनके जवाब से? ये किस तरह की बातें कहते हैं आप? इनको पता नहीं है शायद तो यहाँ का डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल पता ही होता है। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार थी $152 पर बैरल क्रूड ऑयल था, और इनकी सरकार आते $18 तक 2020 में क्रूड ऑयल हुआ। दुनिया की सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लेने वाली कोई है तो वो मोदी सरकार है। देश की जनता पे सबसे ज्यादा टैक्स थोपने वाली कोई सरकार तो मोदी सरकार है। आप किस तरह की बातें कहना चाह रहे कि लोगों के अंदर महंगाई इसलिए हो गई, तेल 100 रुपया पार गया, क्या ये खुशी की बात? हमारे जितने एशिया के देश देखेंगे हमसे ठीक आधे दामों पे डीजल पेट्रोल देने का काम करें। ये बहुत बातें कहते हैं। मैं ये कह सकता हूँ -23.24% देश की GDP गई है। देश 47 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की ओर जा रहा है। क्रूड ऑयल सबसे महंगा है आज, चाहे रसोई गैस हो चाहे उसके अलावा डीजल हो, पेट्रोल हो, जितने कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की ओर रुख करेंगे। ब्रजेश नंदन जी, क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? बंगाल की जनता जवाब देगी, बंगाल की जनता जवाब देगी, और भारतवर्ष की जनता ने 2019 में जवाब दे दिया। ये सही से विपक्ष नहीं बना पाए अपना। एक मजबूत विपक्ष होता है तो सरकार अच्छी चलती है, लेकिन इनके पास तो विपक्ष भी नहीं बना पाए, इतनी संख्या नहीं हुई MPओं की। बात करते हैं जनता की। जनता जनार्दन सब जानती है कि कौन सी पार्टी देश का हित चाहती है और कौन सी पार्टी लूट कर खाती है। इनके प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं, 85 रुपया बीच के दलाल खाते हैं और 15 पैसे जनता तक पहुंचता है। भारतीय जनता पार्टी ने वो 85 पैसे जनता तक पहुंचाए हैं। आज तक किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया है।
जनधन खाते खुलवाए 15 करोड़ लोगों के। कांग्रेस कहाँ सोई हुई थी? क्या गरीबों की ध्यान नहीं आई कांग्रेस को कि इनके भी खाते खुलवाने, इनके भी खाते में पैसा डलवाने? सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर होता है किसान के खाते में पैसा, गरीब जनता के खाते में पैसा। एक सिक्के की इधर से उधर हेराफेरी नहीं हो सकती। इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या होगी? पल्लवी जी आप बताइए, इससे ज्यादा पारदर्शिता हो सकती है? जी बिल्कुल, एक बार फिर से किसानों का मुद्दा यहाँ पे उठा लिया गया है। लखपत जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, जिस देश में 500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हो, 200 दिन से ज्यादा किसान सड़कों पे बैठे हो, उनको कील लगाने की वजह सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है। इस तरह की निचली सरकार पे हम किस तरह का जवाब दें? मैं आपसे, मेरे पास शब्द नहीं है कि इस देश की जो हमारी रोजी रोटी देने वाले जो देश लखपत जी कांग्रेस की बात करिए कि आपकी क्या कुछ तैयारी है? बंगाल में पहुंचेंगे अगर आप जीतते हैं तो किसानों के लिए वहां पर क्या कुछ फायदा उन्हें हो सकता है? क्योंकि किसानों की हालत बंगाल में काफी ज्यादा अगर देखा जाए तो काफी खराब चल रही है इस वक्त। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ रहेगा वहां पर किसानों के लिए? देखिए, कांग्रेस ने जो जो वायदे किए हैं वो निश्चित रूप से निभाए हैं। ये माने राहुल गांधी जी पे जो आरोप लगाने का काम कर रहे थे, मैं आपसे कह सकता हूं कि राहुल गांधी कभी वो बात नहीं करते जो हो नहीं सकता। इस देश के अंदर आप जानते हैं कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कांग्रेस लेके आई थी। इस देश के अंदर जिस तरह से मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस MSP किसानों के लिए लेके आई थी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ग्रीन क्रांति, सारी क्रांतियां किसानों के लिए हमारे कांग्रेस पार्टी लाई, हमारी कांग्रेस के नेता लाई। लेकिन इन्होंने किसानों को सड़क पे लाने का काम किया, देश को दो व्यक्तियों के बीच बंधक बनाने का काम ये कर रहे हैं। अडानी और अंबानी को जिस तरह से ये देश को लूट करके देना चाह रहे हैं, उनके हाथों में सौंपना चाह रहे हैं। मैं आज आपसे कह सकता हूं, अडानी को फिर आपने ठेके क्यों दिए राजस्थान में? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने MSP क्यों खत्म कर दी? एसेंशियल कमोडिटी टैक्स क्यों खत्म कर दिए? ये PSP क्यों खत्म करे? मैं यही पूछूं, अभी आएंगे आपके पास। ब्रजेश जी बस अभी आएंगे आपके पास। आपकी सरकार इस वक्त जवाब क्यों नहीं? आप किसानों को मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस क्यों नहीं देना चाहती? इस चीज से आप बताएं, क्या दिक्कत है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस देने पे? आप इस चीज को बताएं। किसानों पे हाथ काटना चाहते हैं, उनका पेट रोजी रोटी पे आप लात मारना चाहते हैं। लखपत जी किसानों की इतनी बात है तो जो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां पर किसानों की क्या कुछ हालत है वो जानना चाहूंगी मैं आपसे। मैं कहना चाह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ का आप उदाहरण लीजिए। सबसे ज्यादा वहाँ पे यदि MSP देने का काम क्या कांग्रेस ने किया, उसको बढ़ाने का काम, उनको किसी ऋण माफी से लेकर राजस्थान की सरकारों ने जो हमारे काम किए हैं वो किसी से छुपे नहीं। चाहे हमारे गुजरात पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस ने लगातार किसानों के साथ खड़े। लेकिन जो MSP की बात है वो केंद्र सरकार ने करनी है। केंद्र सरकार ये अध्यादेश लेके आए बेंच से और दो लोगों के बीच देश को गिरवी करना चाहते, किसानों का गला दो लोगों के पांवों के नीचे रखने का अभी कहना चाह रहे हैं कि MSP की जो अध्यादेश है उसको लाने से पहले किसानों की हालत बहुत बढ़िया थी पंजाब में। ब्रजेश जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी सवाल। मैं इनसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 56 साल कांग्रेस की सरकार रही, अगर ये कांग्रेस जो है किसान की इतनी हितैषी है तो इन्होंने MSP को कानून क्यों नहीं बनाया? 1988 में राजीव गांधी जी ने किसानों से लट्ठी क्यों बजवाया? दिल्ली में जो खाना लेकर ट्रैक्टर आ रहे थे वो क्यों छुड़वाए थे? इसमें मध्य प्रदेश में किसानों को क्यों मरवाया गया था? 18 किसान मारे गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं मारा। 26 जनवरी को भी जो घटना घटित हुई थी वो भी कांग्रेस की गोद में किसान यूनियन बैठे हुए थे। सारे किसान संयुक्त मोर्चा था, कांग्रेस की गोद में बैठे हुए थे। कांग्रेस के नेता एक शब्द नहीं बोला उसके लिए। ये सारा चीज जो हुई है गलत हुई है, देश विरोधी हुई है। आप किस मुंह से कह सकते हैं? देश की आजादी में आपका योगदान है, इस देश को बनाने में आपका योगदान है। देश की आजादी में पहुंच गए लखपत जी। मैं चाहती हूँ आप यहीं रहे। 2021 की बात की जाए कि 2021 में कांग्रेस खुद को कहाँ देखती है? बंगाल की बात की जाए अगर लखपत जी प्रधानमंत्री चुनने के लिए उसमें सरदार पटेल को वोटिंग हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के लिए नहीं हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी जी, बापू जी के कहने पर सरदार पटेल ने अपना नाम वापस लिया था, तब नेहरू जी को बनाया। ब्रजेश जी मैं चाहूंगी कि आप मुद्दे पर ही रहे, 2021 में रहे। बात करते हैं आप आजादी की। हमारे 1947 में सरकार बनी, आप जवाब देंगे उस पर कि किसको प्रधानमंत्री बनाना था? आप होते कौन है बोलने वाले? आप मोदी जी प्रधानमंत्री बनाने पर आप होते कौन है? ना आप होते कौन है? बीपी मत बढ़ाइए अपना, बीमार पड़ जाएंगे। वैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है, मुझे ध्यान है आपके स्वास्थ्य का। होते कौन है बोलने वाले?
कांग्रेस किसको प्रधानमंत्री बनाए, किसको नहीं बनाए, आपको होते कौन? 1947 में जाने की कांग्रेस ने नहीं वोटिंग हुई थी नाम के लिए कि किसे प्रधानमंत्री बनाएंगे हम। आपने देश का जाने लड़ी तो ज्यादातर जो कमेटी में लोग थे सरदार पटेल का नाम दिया था उन्होंने, मांगने वाले थे, लेकिन हमारे बापू ने कहा था पटेल से, आप इतिहास पढ़िए। लखपत जी, ब्रजेश जी, आप दोनों से मैं निवेदन करना चाहूंगी, प्लीज मुद्दे पर रहिए। 2021 की बात कीजिए, बंगाल की बात यहाँ पर चल रही है, बंगाल का किसान क्या चाहता है उस पर बात की जाए। लखपत जी, मैं चाहूंगी 2021 की ही बात करें, बंगाल की बात की जाए कि वहां पर कांग्रेस की क्या तैयारी है। सुन लीजिए, ये जो 70 साल की बात कह देते हैं, ये अपने 7 साल की विफलताएं छुपाना चाहते हैं। ये बातें कह रहे 1947 की, पंडित नेहरू के नेतृत्व को सरदार पटेल जी को स्वीकार था, उनके नेतृत्व में काम किया गया, 527 सियासतों को मिलाकर हिंदुस्तान बना गया। जिस भारत माता की जय बोलने के लिए आज कहते हैं कि भारत माता की जय, वो भारत माता कांग्रेस ने बनाई है। इस तिरंगे का अपमान करने वाली है, वंदे मातरम का अपमान करने वाले लोग आज सिखाएंगे कि देशद्रोही है। ये बताने का, ये अंग्रेजों से माफी मांगने वाले हमको बताएंगे देशद्रोही है कि देश प्रेमी हम। अरे भारतीय जनता पार्टी ने कह दी कांग्रेस का इतिहास देखिए, आपका इतिहास क्या है, ये बहुत आपका इतिहास बहुत दागदार है मान्यवर। मैं चाहूंगी आप फिर से मेरी बात समझें और 2021 पर ही रहे, बंगाल की बात की जाए। कहते हैं कि मैडम रोटी भी देना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जा रेडियो में जाके जिस तरह की बातें दीदी ने कहा था, जो कांड हुआ था 4 दिन पहले, लखपत जी, ब्रजेश जी, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। लखपत जी, ब्रजेश जी, गड़े मुर्दे उखाड़ने से बंगाल का रण नहीं जीता जाएगा। बंगाल का रण इसलिए जीता जाएगा क्योंकि युवा सोच क्या चाहती है, जो मेन वोटर्स है, जो टारगेट ऑडियंस है, उसकी बात की जाए। लखपत जी, आप पहले मेरा सवाल सुनिए। मैं चाहती हूँ कि आप 2021 में बंगाल पर ही रहें। मुद्दे को इधर भटकाने से मुद्दा कहीं नहीं पहुंचेगा, क्योंकि बंगाल का रण जीता जाएगा सिर्फ इस वजह से कि वहाँ का युवा क्या चाहता है, वहाँ के लोग क्या चाहते हैं और उसके लिए तैयारी क्या कुछ है कांग्रेस की तरफ। मैं निश्चित रूप से टॉपिक पे हूँ, लेकिन ये कहना चाह रहे जब मैं 7 साल का सवाल जब पूछा जाए, वर्तमान सरकार से 7 साल का सवाल पूछा जाए किस सरकार से, उस पर कहते हैं 47 में बात जाने की बात कहते, इनका इतिहास इतना दागदार है, इन्हें खुद शर्म आ जाएगी। लेकिन मैं बंगाल की बात कहना चाह रहा, प्रधानमंत्री जी वहाँ जाके क्या कहते हैं, वहाँ जाकर के हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया, हिंदू मुस्लिम पे चले जाएंगे। जिस तरह से टीवी चैनल ध्रुवीकरण की बात करते हैं, आपने काम की बात नहीं बताई, आपने कभी काम की बात की, आपने कभी आपने ये बताया कितने रोजगार दिए। आप बिहार में गए, आप 22 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, दिया 19 लाख लोगों को रोजगार दिया आपने, रोजगार 19 लाख लोगों को। देश के अंदर कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार जनरेट करेंगे प्रत्येक साल, दिया आपने देश को। चलिए, रोजगार का सवाल यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से उठाया गया। ब्रजेश जी, आप जवाब दीजिए कि कांग्रेस के खिलाफ आप क्या बोलना चाहेंगे इस सवाल जी। देखिए, रोजगार को आप जीएसटी कलेक्शन से देख सकते हैं। आज का जो युवा है वो अपना काम धंधा शुरू कर रहा है, अपना छोटा मोटा बिजनेस उद्योग लगा रहा है। आप जीएसटी कलेक्शन ये कितना बड़ा है, आप इनकम टैक्स कलेक्शन देखिए कितना बड़ा है। जो घोटालेबाज थे वो सारे के सारे इस समय नदारद है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि आपकी जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, आपका इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, आपका मुद्रा लोन ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को दिया जा रहा है, लोग अपने अपने छोटे छोटे कल कारखाने लगा रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें खोल रहे हैं। मान्यवर किस का उदाहरण दे दिया आपने। प्रधानमंत्री जी कहते चाय बेचना रोजगार है, पकौड़े तलना रोजगार है, एमटेक ईटेक करने वाला पकौड़ा तलेगा, चाय बना उससे ऊपर देश को ले जाओ। जी, आप कह रहे सशक्तिकरण नहीं होना चाहिए इंसान का, प्रधानमंत्री की बात गलत है, आप उससे बात कीजिए। नहीं लखपत जी, ब्रजेश जी एक सेकंड, लखपत जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री की बात गलत है? 1 मिनट सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी कितना झूठ बोलते हैं, उन्हें भी कुछ पता नहीं होता, कितना झूठ बोल रहे हमारे प्रधानमंत्री जी। देश का इतिहास है। लखपत जी जवाब सुन लीजिए, लखपत जी जवाब सुन लीजिए। गिनी गई तो कम से कम 70,000 रुपए रोज की इनकम थी उसकी। 70,000 रुपए रोज। इस देश को बीटे कंटेक वालों को आप पकौड़ा तलाओगे, चाय बनवाओगे, अपने बच्चों से चाय बनवाते हो, आप अपने बच्चों से पकौड़ा बनवाते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। जूते पॉलिश करवा के अपने बच्चों से बीटे कंटेक करा के बात करेंगे अपने बच्चों को, ये काम करेंगे आप। सबसे पहले आप जिस तरह की बातें कह रहे हैं सुन लीजिए। जो बच्चा लाखों रुपया खर्च करके शिक्षा में खर्चा करता है, आप देश के 27 जवाब दीजिए कौन सा संस्थान आपने खड़ा किया। एक मिनट शांत हो जाइए, लखपत जी को बात कहने दीजिए, समय की कमी है, माफी चाहूंगी। आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आ पाएगी। कुछ भी करने ब्रजेश जी, लखपत जी, उद्योग होना चाहिए, मालिक होना चाहिए स्वयं जी, नौकर नहीं। तो अगर चाय बेचने में क्या हर्ज है,
अरे तो आप चाहे सरकार का क्या योगदान है, तो चाय पिछवाने में ये बताओ, क्यों अपने श्रेणी में लेते हो उसको? फिर चाहे तो कोई भी बेच देगा, आप उसके लिए आपने देश के अंदर चलिए मुद्दे से मत भटकिए लखपत जी, समय की कमी है, माफी चाहूंगी। मैं चाहूंगी सिर्फ 20 सेकंड के अंदर आप बात पूरी कीजिए कि कांग्रेस की क्या कुछ तैयारी है। अब जैसे कि देर सवेर आए तो सही, लेकिन अब क्या कुछ तैयारी है बंगाल के रण को भेदने के लिए? देखिए, बंगाल का रण भेदने के लिए मैं आपसे कह सकता हूँ, जो 7 साल केंद्र सरकार की नाकामियां है और 10 साल ममता सरकार की नाकामी है, उनको लेकर के जो जनता परेशान है, लोग कांग्रेस में भरोसा जताएंगे। कांग्रेस की सरकार बंगाल के अलावा और 4 राज्यों में बनेगी। 2 तारीख के बाद आप देख लीजिए कि कांग्रेस निश्चित रूप से मजबूती के साथ देश में खड़ी होगी, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। बहुत बढ़िया। ब्रिजेश जी जी, 20 सेकंड। भारतीय जनता पार्टी का एक ही सपना है, विकास केंद्रित राजनीति का। और वो विकास केंद्रित राजनीति भारत का जनमानस जानता है कि भारतीय जनता पार्टी विकास केंद्रित राजनीति करती है, लफाजी नहीं करती। उसे ज्ञान है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उसके जो लीडरान हैं, वो सारे के सारे ज्ञानवान हैं, ऐसे मूर्ख नहीं है कि ममता दीदी कब अलायंस में नहीं। भारतीय जनता पार्टी में इतना ही ज्ञान नहीं हमारे राहुल गांधी जी के लिए, जबकि 1999 में वो एनडीए के अलायंस में थी। वहाँ पे में कहते हैं कि माफी चाहूंगी, समय की कमी है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ इस मुद्दे पे चर्चा के लिए जुड़ने के लिए। और इसके साथ बंगाल का रण कौन भेदता है, कौन जीतता है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।